Hello everyone, welcome to Inspired Corner. Now we are reading 7th chapter A Visit to Cambridge from Honeydew. In previous video we discussed its first part. In that session we discussed A Visit to Cambridge is written by Firdaus Khan, writer and journalist from Mumbai. He was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. The lesson gives us a glimpse of the meeting between Firdaus Khan and Stephen Hawking. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of our time, suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair and allowed him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine like voice. Now we will discuss its second part. Let's start. I haven't been brief, said his disembodied computer voice the next afternoon. अगली दोपहर बाद उसके शरीर रहित कंप्यूटर की आवाज ने कहा, मुझ में साहस की कमी रही है। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास इसका कोई विकल्प नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू सी लिविंग creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता था कि क्या विघटित हो रहे शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक ढंग से जीना एक विकल्प नहीं था। मतलब इतनी स्वेयर पैरालाइज होने जिससे चल फिर भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, और इतनी महान साइंटिस्ट बनना, क्या ये क्रिएटिविटी नहीं थी? बट आई कीप क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। परंतु मैं चुप रहा क्योंकि हर बार जब मैं उनसे बात करता, उन्हें उत्तर देने के लिए विवश करता, जिसके कारण मुझमें अपराध की भावना रहती थी। There he was tapping at the little switch in his head, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए वहां बैठे अपने कंप्यूटर पर शब्दों को तलाश करना ही उनकी लंबी पीली उंगलियों की थोड़ी बहुत क्रिया थी। मतलब उन्हें जब आंसर देना होता था तो उन्हें कंप्यूटर के स्विच से शब्द ढूंढने पड़ते थे। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सहॉशन। जब तब उनकी आंखें निराश थकान के कारण बंद हो जाती थी। एंड sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind beyond with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse. उनके सामने बैठे हुए मैं उनकी वेदना महसूस कर सकता था। उनके दिमाग में विचारों का एक समुद्र ठाठे मार रहा था, जो जमे हुए शब्द तथा शब्द के समान कठोर वाक्यों के रूप में बाहर निकल रहे थे। मतलब जो उनके अंदर शब्द थे दबे हुए, वो बाहर निकल रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronical unhappy. I said, मैंने कहा, ऐसा लगता है कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि विकलांग हमेशा दुखी रहते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कि यह बात मेरे बारे में तो सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप कभी मन ही मन हंसते हैं? अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, लगभग 3 मिनट बाद उन्होंने उत्तर दिया।
I find it amusing when people patronize me. जब लोग मुझ पर कृपा दृष्टि करते हैं तो मुझे हास्यकार लगते हैं। पैट्रोनाइज मतलब कृपा दृष्टि, दया के भाव से देखना। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और क्या उस समय आपको बुरा नहीं लगता जब मुझ जैसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपके कार्य में बाधा डालता है? डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, आपके काम में बाधा डालना। द आंसर फ्लैश्ड, उत्तर तुरंत मिला। यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. फिर वह अपने अंदाज में मुस्कुरा दिए मैं बिना भावुक हुए अथवा बिना कोई मूर्खता दिखाए समझ गया कि संसार में सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक को देख रहा हूं। सेंटिमेंटल मतलब भावुक होना। और सिली क्या होता है? मूर्खता। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना मूर्खता दिखाए और भावुक हुए बिना। Our first glimpses of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three dimensions. उनकी पहली झलक ठेस पहुंचाती है क्योंकि वह एक निश्चल फोटो की तरह है, मानो पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपे उनके सभी चित्र त्रिआयामी हो गए हैं। मतलब वो सामने देखने पर भी ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे कि वो कोई तस्वीर हो। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the vested legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. Then you see the head twisted sideways into a slump. फिर उन आप उनके सिर को एक और मुड़े लटका हुआ देखते हैं। As the torso shrunk inside the pale blue shirt, फीके नीले रंग की कमीज के अंदर। The vested legs, you look at his eyes which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. धसा हुआ उनका धड़ बेजान टांगे। आप उनकी आंखों पर दृष्टि डालें जो बोल सकती हैं, शांत स्वर में कोई ऊंची तथा महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। यह बताना कठिन है कि वो क्या कह रही हैं। But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. परंतु आप विचलित हो उठते हैं क्योंकि आपने ऐसी चीज देख ली जिसे देखने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिफोर यू लाइक अ lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is incandescence of a man. आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की आंतरिक आभा है जो ऐसी लालटेन के समान है जिसकी दीवारें इतनी पतली हो चुकी हैं कि अंदर केवल प्रकाश की लो ही
दिखाई देती है। मतलब जो सामने व्यक्ति बैठा है इसकी आंतरिक आभा इतनी ज़्यादा है कि वहाँ सिर्फ प्रकाश की लो ही दिखाई देती है। द बॉडी ऑलमोस्ट irrelevant exists only like a case made of shadows। शरीर लगभग बेकार हो चुका है जो परछाइयों की बनी पेटी के समान है। सो दैट आई नो believer in eternal souls know that this is what each of us is, everything else an accessory। भले ही मैं अजर अमर आत्मा में विश्वास नहीं रखता, यह जानता हूं कि हम सब की यही स्थिति है। अन्य सभी वस्तुएं अनावश्यक हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।